गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन साइंस फिक्शन ड्रामा के बारे में जो 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है डिट्टो और ये फिल्म डायरेक्ट किया है किम जोंग वॉन ने। IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये फिल्म कैसी है उसका डिटेल्स तो आपको बस कुछ ही देर में पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक ही चीज कंफर्म करना चाहूंगी, वो ये है कि इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है जिसे आप अगले कुछ दिनों तक जरूर याद रखेंगे, लाइक अ बिटर स्वीट मेमोरी। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये फिल्म शुरू होती है 1979 से। हम एक लड़की सोना को देखते हैं जो शीला यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस समय कोरिया की पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही वल्नरेबल है। रात में कर्फ्यू और दिन में पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस। पुलिस और जनता के बीच विरोध तो लगा ही रहता है। तो जहां सभी लोग समाज की हालत को लेकर परेशान हैं, वहां सोना अपने ही दुनिया में खोई हुई है। अगर वो किसी को लेकर परेशान है तो वो है डोंगहू। डोंगहू उसी के कॉलेज में है, सेम क्लास। लास्ट कुछ दिनों से वो मिलिट्री ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अभी वो फिर से वापस आ चुका है। बेचारी सोना, वो उसे पसंद करती है, चिट्ठी लिख सकती है, छुप छुप कर उसे देख सकती है, मगर उसके सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। एक दिन ऐसे ही डोंगहू उसे देख लेता है तो हड़बड़ी में सोना एक रूम के अंदर घुस जाती है जो असल में एक एमेचर रेडियो क्लब था। वहां पर एक हैम रेडियो भी पड़ा था, तो सोना एक्सक्यूज देने के बहाने उसे अपना कह देती है। डोंगहू का भी इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। लेकिन बाद में सोना जब उस रेडियो को वापस करने जाती है तो उसका असली ओनर उसे वापस लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए ये किसी काम का नहीं है। लेकिन डोंगहू को फर्दर इम्प्रेस करने के लिए सोना इस रेडियो को अपने पास ही रख देती है, जिससे वो इसके बारे में और कुछ जान सके। एक रात हम टीवी पर न्यूज अपडेट देखते हैं कि आज रात लूनर इक्लिप्स होने वाला है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। सोना को इसकी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस तो नहीं पता, मगर प्यार में उसे सब कुछ ही अच्छा लगने लगा था। वो जब चांद को देखने में बिजी थी, वो नोटिस ही नहीं करती उसके रेडियो में जो गाना चल रहा था वो कुछ पल के लिए चेंज होके एक दूसरा गाना चलने लगता है, जो फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण हो सकता है। हम उसके बेस्ट फ्रेंड से भी मिलते हैं जिसका नाम है सुमी। वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उसका पैर टूट गया है। तो सोना हर रोज कॉलेज खत्म होने के बाद सुमी से मिलने जाती है। आजकल सोना सिर्फ डोंगहू के बारे में ही बात करती रहती है, जिससे सुमी को पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को प्यार हो रहा है। मगर जिसे पता होना चाहिए डोंगहू को, वो तो सब जानकर भी अनजान है। लेकिन एक दिन अचानक से ही वो सोना को उसके साथ थिएटर जाने के लिए इनवाइट करता है। ये कोई डेट नहीं था, वो सोना को सिर्फ दोस्ती मानता था। सोना को तो बहुत खुशी होती है, उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे थे, लेकिन चाहकर भी वो उसके साथ नहीं जा सकी, क्योंकि आज रात वो सुमी के साथ कहीं जाने वाली है। कहाँ उसे नहीं पता। लेकिन जब वो सुमी को पिकअप करने जाती है, वहाँ उसे पता चलता है सुमी भी एक्चुअली उसी थिएटर में जा रही है। वहाँ पर जाने पर उन दोनों की मुलाकात होती है डोंगहू से। प्ले खत्म होने के बाद सुमी उन्हें अकेले में कुछ वक्त बिताने का मौका देती है, लेकिन इस समय भी डोंगहू उसी हैम रेडियो के बारे में बात कर रहा था। लगता है सोना को ये चीज सीखना ही पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। उस रात जब वो अपने कमरे में पहुंचती है, उसे उस रेडियो से किसी की आवाज सुनाई देती है, एक लड़के की। वो अपना नाम बताता है जॉन। बातों बातों में पता चलता है वो भी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बट जूनियर है, और वो कल सोना को एक किताब देने की प्रॉमिस करता है। एज प्लान्ड नेक्स्ट डे सोना ठीक 2 बजे क्लॉक टावर के नीचे पहुंच जाती है। वो पूरे 2 घंटे तक वेट करती है, धूप में सड़ती रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों जॉन नहीं आता, और एट लास्ट वो फ्रस्ट्रेटेड होकर निकल जाती है। एंड ठीक उसी समय हम जॉन को भी देखते हैं। वो भी एग्जैक्टली उसी स्पॉट में प्रेजेंट है, बारिश में भीग रहा है, मगर वो भी सोना को देख नहीं पाया। लेकिन ठीक 4 बजे सेम स्पॉट पर एक के लिए धूप, दूसरे के लिए बारिश कैसे हो सकती है? इवन सोना जिस क्लॉक टावर के सामने खड़ी थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन जॉन वाले क्लॉक टावर तो बन चुका है। इन डिफरेंसेस से बेखबर उस रात सोना और जॉन बहुत झगड़ते हैं। जॉन उसे जो किताब देने की प्रॉमिस किया था वो भी सोना को नहीं मिली, मतलब अभी वो हैम रेडियो के बारे में सीख नहीं पाएगी और ना डोंगहू को इम्प्रेस कर पाएगी, मतलब वैसे ही उसका मूड ऑफ था। उन दोनों को ही लग रहा था दूसरा झूठ कह रहा है, लेकिन दोनों के लिए ही ये हकीकत है।
सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है, जॉन को पता चलता है ये हैम रेडियो किसी भी पावर सोर्स के बिना ही काम कर रहा है। बातों बातों में सोना कहती है वो इस कॉलेज में 1979 में एडमिशन लिया है। वो जॉन से सीनियर है तो इसीलिए शायद वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, कभी नहीं देखा। जॉन को ये बात बहुत अजीब लगता है। सोना पिछले 21 साल से पढ़ाई कर रही है, क्योंकि जॉन के लिए ये साल 2000 था। वो सोना को भी कहता है, मगर उन दोनों को ही लग रहा था सामने वाला नाटक कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो सोना गुस्से में कनेक्शन ऑफ कर देती है। लेकिन वो लोग बिलीव करे या ना करे, यही सच है कि उनके बीच 21 साल की दूरी है और समहाउ वो लोग उस रेडियो के जरिए बात कर सकते थे। कॉलेज में आजकल सोना बहुत एंजॉय कर रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों डोंग आजकल उसे कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लगा है। वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं, कैंटीन में भी एक साथ खाना खाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं। पता नहीं डोंग भी उसे लाइक करने लगा था या नहीं, मगर सोना के लिए तो ये प्यार ही था। मगर इस सब के बीच रात में वो जॉन के साथ बात जरूर करती थी, और ऐसे ही जॉन को इस बात का एहसास होता है कि वो लोग डिफरेंट टाइम जोन में एग्जिस्ट करते हैं। सोना से उसे जो पता चलता है कर्फ्यू के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, इससे वो और ज्यादा श्योर हो गया था, क्योंकि 2000 में कोरिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब पॉसिबल नहीं था। मगर वो सोना को कैसे बिलीव करवाए? इसके लिए वो पुरानी पेपर आर्टिकल्स कलेक्ट करने लगता है, आर्काइव्स सर्च करने लगता है। इसी बीच हमें जॉन के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ग्लिम्स मिलती है। जैसे उसकी पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं, वो यहाँ पर अकेला रहता है, मगर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, एक लड़की जूही, जो उसकी दीवानी है, मगर वो है कि उसे फ्रेंड जोन में ही रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी परवाह नहीं करता, इट्स जस्ट उसने जूही को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। जॉन जो ये हर रात एक लड़की से बात करता है जो उनके टाइम जोन से ही नहीं है, इस बात से जूही थोड़ा सा जेलस तो है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो लोग कभी नहीं मिल सकते, सो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। तो जूही के मदद से जॉन लाइब्रेरी से कुछ पेपर कटिंग्स कलेक्ट करता है। 1979 में इम्पोर्टेंट क्या हुआ था इस सब का एक नोट बनाता है, लेकिन इस सब के बीच वो भूल ही गया था आज उसकी माँ की बर्थडे है। वो भी जूही ही उसे याद दिलाती है। दूसरी तरफ 1979 में हमें पता चलता है आज सुमी की भी बर्थडे है। तो सोना अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है और जॉन के बारे में शेयर करती है, लेकिन सुमी को तो लगता है ये कोई कौन आर्टिस्ट का काम है, कोई सोना को उल्लू बना रहा है। सोना को भी ये लग रहा था कि शायद यही बात ठीक है। वो डिसाइड करती है आज वो जॉन को वार्न करेगी, मगर रात में जब वो लोग बात करते हैं तो जॉन उसे कुछ ऐसी चीजें इन्फॉर्म करता है, जैसे फर्स्टली कल से कुछ दिनों के लिए उनके शहर में मार्शल लॉ जारी किया जाएगा, और सेकेंडली उनके कॉलेज में जो क्लॉक टावर कंप्लीशन सेरेमनी होने वाला था वो पोस्टपोन किया जाएगा। सोना को बस कल ये दो बातें चेक करना होगा। अगर पता चले जॉन सही कह रहा है तो उसे मानना ही पड़ेगा कि जॉन एक्चुअली फ्यूचर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट डे कॉलेज जाते ही सोना को इन दो बातों की पता चल जाती है। वियर्ड तो लग रहा था, मगर सोना बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। इवन एक्साइटमेंट में वो डोंगहू से भी कुछ प्रेडिक्शंस शेयर कर देती है जो जॉन ने उसे बताया था। अब जब उसे पता चल ही गया है ये बंदा सच कह रहा है, तो सोना उसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करने लगी थी। वो दोनों अपने अपने टाइम के बारे में बात करते थे, अभी उनका शहर कैसा है, फ्यूचर में कैसा होने वाला है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, और वो लोग अपने फीलिंग्स के बारे में भी शेयर करते हैं। सोना डोंगहू के लिए अपनी फीलिंग्स तो जाहिर करती है, मगर वो लोग अभी भी रिलेशनशिप में नहीं है, तो वो कभी भी उसका नाम नहीं मेंशन करती। जॉन उसके लिए एक डायरी जैसा बन चुका था, जहां वो अपनी ट्रू फीलिंग्स बेझिझक लिख सकती हैं। इधर शहर का माहौल खराब हो रहा था। कॉलेज जाने पर सोना को पता चलता है डोंगहू का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। सोना वहां से डायरेक्टली डोंगहू से मिलने जाती है। उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस हाथ फ्रैक्चर हुआ है, तो वो उसके प्लास्टर पर अपना नाम लिख देती है। सेम हॉस्पिटल में सुमी भी एडमिटेड है, तो सोना लौटने से पहले उससे भी मिलकर जाती है। रात में जब सोना जॉन से बात कर रही थी तो वो इस बात को भी डिस्कस करती है। नाम लिखने की वजह से उसे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि डोंगहू सिर्फ उसका है, लेकिन इसी वक्त उसे जॉन से कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बिखरने लगती है। बातों बातों में जॉन को याद आता है उसके पेरेंट्स भी 1979 वाले बैच से ही हैं, तो वो बहुत ही क्यूरियसली सोना से उनका नाम शेयर करता है, और उनका नाम है सुमी एंड डोंगहू।
मतलब सोना की बेस्ट फ्रेंड ही जॉन की माँ है और उसका पिता है जिसे वो प्यार करती है। ये उसके लिए कितना बड़ा झटका था ये तो बस वो ही जानती थी, मगर फिर भी वो जॉन से कुछ नहीं कहती क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल ये मानने के लिए रेडी ही नहीं था। दो प्रेडिक्शंस क्या सही साबित हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी हर बात सही है, लेकिन फिर भी वो उसी रात डोंगहू से मिलने जाती है और उसे उसके प्लास्टर पर अपने नाम के साथ साथ सुमी का भी नाम दिखाई देता है। शी रियलाइज्ड उस दिन जब वो लोग थिएटर में मिले थे तब से ही उनमें दोस्ती है और अभी एक हॉस्पिटल में रहने के कारण वो लोग शायद रोज ही मिल रहे होंगे। ऐसे ही उनके बीच एक रिलेशनशिप बनना इम्पॉसिबल नहीं है। उसका दिमाग जानता था जॉन झूठ नहीं कह रहा है, ये सच है क्योंकि लॉजिक तो उसके बिल्कुल सामने ही है, लेकिन दिल लॉजिक कहाँ मानता है। नेक्स्ट डे जॉन का और एक बात सही साबित हो जाती है जिससे सोना डिसाइड करती है वो डोंगहू से ब्रेकअप कर लेगी। जो उसके डेस्टिनी में ही नहीं है वो उसे फोर्सफुली तो अपना नहीं बना सकती, इसीलिए वो डोंगहू और सुनी दोनों को ही इग्नोर करने लगती है। एक तरफ वो दुखी थी, दूसरी तरफ उसके मन में एक गिल्टी फीलिंग्स भी थी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के होने वाले पति से प्यार करती है। उधर डोंगहू और सुमी दोनों ही उसके बिहेवियर से काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये लड़की क्यों ऐसा कर रही है, तो वो दोनों ही डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। इन द ईयर 2000 जॉन, जिसे नहीं पता अनजाने में उसने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, वो अपने पेरेंट्स के कॉलेज लाइफ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उनके घर जाता है। पुरानी चीज़ों को देखने लगता है और उनमें से उसे अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटोज़ भी मिलती है, मतलब सोना की। मगर तब भी जॉन को नहीं पता ये वही लड़की है जिससे वो हर रात बात करता है। बाद में जब वो अपने पिता का प्लास्टर देखता है जिसे डोंगहू ने बहुत ही संभाल कर रखा था, उस पर सोना का सिग्नेचर देखकर जॉन को शक होता है। उसके बाद वो स्कूल ईयरबुक भी देखता है और तब जाके उसे सोना के बारे में पता चलता है। इस वक्त वो एक बहुत ही अजीब से दौर से गुजर रहा था। एक तरफ एक गिल्टी फीलिंग्स थी, दूसरी तरफ एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग भी थी कि अगर सोना डोंगहू से रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगी तो उसका क्या होगा, उसका एक्सिस्टेंस ही तो मिट जाएगा। अनजाने में उससे जो गलती हुई है उसका क्या होगा। 2 दिन बाद जब वो घर लौटता है, सोना से बात करता है, सोना उसे अपने डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म करती है। ये डिसीजन इन दोनों के जीवन को ही बदलने वाला था, मतलब एक्चुअली फ्यूचर के साथ पैरेलल करने वाला था। जॉन को इस बात का भली भांति एहसास है, शायद उसकी वजह से ही सोना का दिल टूटा, मगर पास्ट बदला नहीं जा सकता। जॉन डिसाइड करता है वो 2000 वाले सोना से मिलने जाएगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे पता चलता है सोना अभी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो उससे मिलने जाता है। सोना अभी भी सिंगल ही है, उसने शादी नहीं की। शायद वो अभी भी डोंगहू से ही प्यार करती है, लेकिन वो इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर चुकी है। ऑब्वियसली वो जॉन को पहचान नहीं पाती, मगर उसे देखकर जॉन का उसके प्रति रेस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। घर लौटकर वो 1979 वाले सोना को इस एनकाउंटर के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर पता चलता है अभी ये रेडियो काम करना बंद कर दिया है, वो कनेक्शन ही टूट चुका है। इस हादसे से सोना का जीवन तो बदल ही चुका था, लेकिन जॉन को भी ये एहसास होता है उसे जूही को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्या पता कल होना हो। प्यार तो वो मन ही मन करता ही था, तो इस पल को एंजॉय करना चाहिए। क्या पता कल उनके साथ भी कुछ ऐसा हो और वो लोग एक दूसरे से बिछड़ जाए। तो उनके रिलेशनशिप के शुरुआत के साथ साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कभी कभी लिमिटेशंस अच्छे के लिए ही होता है। हम इंसान हमारी फ्यूचर नहीं जान सकते, इसमें हमारी ही भलाई है। अगर हम जान जाएंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो श्योरली हम आज के गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, डेस्टिनी तो फिक्स्ड है। हम कितना भी क्यों ना कोशिश करें, कितना भी रास्ता क्यों ना बदले, मंजिल तो तय है, प्रीडेस्टिन्ड है, जैसे इस फिल्म में दिखा गया है। मुझे लगता है सोना को ये रेडियो मिलना भी प्रीडेस्टिन्ड ही था। उस रात उस लूनर इक्लिप्स के दौरान किसी तरह से 2 टाइम जोन्स कनेक्ट हो गया था, शायद सोना और डोंगहू का रिलेशनशिप तोड़ने के लिए ही। अगर सोना को कुछ पता नहीं चलता तो सब कुछ ठीक ही चलता और एक नई रियलिटी क्रिएट होती। लेकिन इस फिल्म में ऑल्टरनेटिव रियलिटी को रिफ्यूज किया गया है। रियलिटी एक ही है एंड एट एनी कॉस्ट वो अनचेंज्ड ही रहेगा। और अगर पास्ट में कुछ बदलाव आए भी तो उसे रोकने के लिए एजेंट भी इसी टाइम फ्लो में ही मौजूद रहेगा।
लेकिन इस फिल्म की कुछ बातें कंफ्यूजिंग हैं, जैसे जॉन जब उसकी पेरेंट्स की ओल्ड फोटोज को देख रहा था, उनमें उन दोनों के साथ साथ सोना भी प्रेजेंट थी विद अ स्माइलिंग फेस। मतलब इस फोटो के अकॉर्डिंग डोंगहू और सुमी जब रिलेशनशिप में थे तब सोना के साथ भी उनका कनेक्शन था, मगर कैसे? हमने देखा सोना ने ही सुमी के साथ डोंगहू को इंट्रोड्यूस की थी। उस टाइम से लेकर एंड तक वो तो हॉस्पिटल में ही रही। फाइनली जब वो बाहर निकली और डोंगहू भी कॉलेज ज्वाइन किया, तब तक सोना उन्हें अवॉइड करने लगी थी। उनके साथ फोटो खिंचवाने की कोई चांस ही नहीं थी। तो वो फोटोज कहाँ से आई? इससे यही साबित होता है कि दोनों रियलिटीज डिफरेंट है। जॉन के पास में जरूर उसकी पेरेंट्स पहले से ही एंगेज्ड थे और सोना सिर्फ उनकी फ्रेंड थी। सिर्फ इसी कंडीशन पर यह बात सच हो सकती है। एनीवेज, इतना लॉजिकल डिस्कशन की तो जरूरत ही नहीं है। दिस फिल्म इज सो प्योर, आई रियली फील पिटी फॉर सोना बेचारी। इस सब में वो ही सबसे ज्यादा सफर की। इसीलिए कहते हैं जो भी है इस पल में है, लिव द मोमेंट फॉर द मोमेंट एंड लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। दोस्तों, इसी सोच के साथ मैं इस फिल्म को एंड करती हूँ, मतलब इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, टाटा।